वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में अपन ने देखा था कि ये जेड की वैल्यू जो होती है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है ना। ठीक है, और कैसे बी सी डी को ड्राइव करते हैं इसी वाले पे डिस्कशन हो गया था। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो आज, और उसमें लिखो केस स्टडी, केस स्टडी इन लो प्रेशर रीजन। लो प्रेशर रीजन में हम लोग क्या करते हैं, लो प्रेशर रीजन में एक केस स्टडी होती है, उस पर काम करते हैं ना। एक केस स्टडी होगी, उस पर काम करेंगे, ठीक है। My sister like the sorry my friend person. Oh, if you were friend then I can. तो लो प्रेशर रीजन में क्या होता है कि इन लो प्रेशर रीजन, इन लो प्रेशर रीजन, लो प्रेशर में क्या होगा, इन लो प्रेशर रीजन, जब लो प्रेशर रीजन होगा तो वीएम विल बी हाई। वीएम मोलर वॉल्यूम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा ना, प्रेशर कम करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/वीएम कैसा हो जाएगा, हैव लो वैल्यू। ठीक है, तो 1/1, 1/, गुड आफ्टरनून हिमेश्वर। तो 1/वीएम स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, और 1/वीएम क्यूब और ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो जो कि जो हायर पावर वाली टर्म है ना इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन बन के आई है अपनी, मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बस अभी स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ से ये जो है ना, ये ये जो जेड का वैल्यू है, ये जेड का वैल्यू हो जाता है ना इसमें इसमें ये जो जेड का हमारा एक्सप्रेशन बना था, इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, हायर पावर वाले टर्म जो है ना उसको निग्लेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जेड बराबर जो होगा वो क्या होगा, 1+b-a/r t इंटू 1/वीएम। उसके बाद जितने भी b/वीएम, बी जो वीएम स्क्वायर वाला जो टर्म है या वीएम क्यूब वाला टर्म है, उन सबको हम लोग इसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे, सबको जीरो मान लिया। इस तरीके से लो प्रेशर कंडीशन में जेड की वैल्यू ये हो जाएगी, है ना। यहीं से स्टार्ट किया, यही फर्स्ट पेज है, अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है ना। अब क्या होगा कि केस वन में क्या अपन पढ़ते हैं, केस वन में ये होता है कि इफ वी वांट वी वांट z = 1, अगर हम z 1 चाहते हैं तो, अगर हम 1 चाहते हैं तो z की वैल्यू अगर 1 चाहते हो तो क्या होगा, देन क्या करोगे, देन ये जो b-a/r t होगा ना, इसको आपको जीरो पुट करना पड़ेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a/r t हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, a/r/b हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये एक टेम्परेचर बन जाता है। इस टेम्परेचर का नाम हमने रखा, टीबी रखा था, इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। बॉयल्स टेम्परेचर क्यों नाम दिया, वो इसलिए नाम दिया क्योंकि हमने, आपको पता है जब टी बराबर टीबी होगा, जब टी बराबर टीबी होगा मतलब ये a/r/b के बराबर होगा, तो उस समय जेड की वैल्यू क्या होगी, उस समय जेड की वैल्यू 1 होगी। जेड की वैल्यू का 1 का मतलब दैट इज गैस कैसे बिहेव करेगी, दैट इज गैस का कैसा नेचर हो जाएगा बोलो, आइडियल नेचर हो जाएगा, है ना। तो एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया, a/r/b का एक ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर आ गया जहाँ पे गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल, है ना, आइडियल बिहेव कर रही है। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो गैस जो है ना वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। और टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर करने पर क्या होगा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो ये क्या फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा नहीं करेगा, PV = nRT फॉलो करेगा। टी की जगह चाहो तो आप टी भी रख दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू पूरी हो जाएगी कांस्टेंट, है ना। तो PV क्या आ जाएगा बोलो, कांस्टेंट। ये कौन सा लॉ बन गया बोलो, PV कांस्टेंट, कौन सा लॉ बन गया, बॉयल्स लॉ बन गया। तो एक तरह से गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करना चालू कर देगी, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, बॉयल्स टेम्परेचर रखा, चार्ल्स टेम्परेचर नहीं रखा। ठीक है, तो ये बॉयल्स टेम्परेचर की बात यहाँ पे की गई। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉयल टेम्परेचर पे ऐसा क्या होता है कि गैस जो है ना, गैस जो है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना चाहिए। एक तो अपन ने मैथमेटिकल बता दिया, एक तो मैथमेटिकल समझ में आ गया, एक मैथमेटिकल समझ यहाँ से स्टार्ट किया मैंने इसी जगह से।
यहीं से स्टार्ट किया, केस स्टडी लिखा हुआ है, केस स्टडी इन लो प्रेशर रीजन, यहीं से किया है। एक तो मैथमेटिकली समझ में आ रहा है कि जेड इक्वल टू 1 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा और उससे एक टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ये आ गया। मैं आपको और समझाता हूँ, और अलग से समझाता हूँ, रेड पेन लेता हूँ। आप एक बात बताइए कि ये जो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू प्लस साइन के साथ है या नहीं है? बी किस पे डिपेंड करता है बताओ? बी किस पे डिपेंड करेगा? बी किस पे डिपेंड करेगा? बी की वैल्यू याद है ना आपको? बी की वैल्यू क्या थी? 4 × Na × 4/3 πr³ 4/3 πr³ तो साइज पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो बी की वैल्यू क्या होगी बोलो? बढ़ेगी। और बी की वैल्यू बढ़ेगी तो जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू क्या होगी बोलो? हम्म हाँ, जेड की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, है ना? जेड की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, वैसे ये आपको दिख रहा है, ये वाला ए दिख रहा है, ए किस पे डिपेंड करता था? 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 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता था, है ना? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, याद है नहीं याद है? ज्यादा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ए की वैल्यू ज्यादा होगी। ये याद है नहीं याद है बोलो? हाँ, ठीक है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना? तो जेड की वैल्यू क्या होगी बोलो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है, ये माइनस साइन के साथ है, तो ए की वैल्यू बढ़ेगी। ए की वैल्यू बढ़ते ही जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू कम होगी। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर अगर बी का, समझे यहां से क्या समझ में आया कि अगर बी का फैक्टर बढ़ता है तो जेड बढ़ता है, ए का फैक्टर बढ़ता है तो जेड क्या होता है? घटता है ना? हाँ, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बी बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो जेड घटेगा घटेगा। तो एक फैक्टर क्या कह रहा है? जेड को बढ़ा रहा है। एक फैक्टर क्या कर रहा है? जेड को घटा रहा है। बॉयल टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे को मैनेज करके, एक दूसरे को कैंसिल करके जेड की वैल्यू 1 बना के रखे हुए हैं। ये हो रहा है एक्चुअली, है ना? तो ये कहा जाता है कि एट बॉयल टेम्परेचर, एक लैंग्वेज दी जाती है आपको, क्या दी जाती है कि एट बॉयल्स टेम्परेचर इफेक्ट क्रिएटेड बाई ए इज cancelled by effect created by B. Therefore, therefore, Z remain 1 for wide range of low pressure, है ना? At boils temperature, effect created by A is cancelled by effect created by B. Therefore, Z remain 1 for wide range of low pressure, है ना? लो प्रेशर के वाइड रेंज में क्या होता है? जेड की वैल्यू क्या बनी रहती है? 1 बनी रहती है। तो अगर आपको जेड वर्सेस पी ग्राफ खींचोगे, यहाँ पे जेड इक्वल टू 1 है और यहाँ पे आप टेम्परेचर टी बराबर टी भी किए हुए हो, तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से ऐसे करके जाएगा ग्राफ, काफी देर तक, है ना? काफी देर तक जो है ना, वो एक दूसरे को क्या करेगा, वो जेड को क्या करेगा? बना के रखेगा। ए और बी कैंसिल कैसे, वो समझ में नहीं आया यार? इतनी देर से यही समझा रहा था यार बेटा, ये सही यही समझा रहा था। बी के साथ जो है ना वो 1 प्लस में है और ए जो है वो 1 माइनस में साथ में है। तो अगर आप बी का वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड बढ़ रहा है, ए का वैल्यू बढ़ाओगे तो जेड घट रहा है। एक 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 इफेक्ट क्या करता है? साइज वाला इफेक्ट क्या करता है? जेड को बढ़ाता है। अट्रैक्शन फोर्स वाला इफेक्ट क्या करता है? जेड को घटाता है। तो बॉयल टेम्परेचर पे ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं, इसलिए जेड की वैल्यू 1 बनी रहती है।
बात समझ आ रही ना? जैसे यहाँ पे आप ये समझो, इसका यही मतलब है जो आपने कहा है ना, बी बराबर ए अपॉन आर टी, ये जो किया है ना, इसका यही मतलब है कि बी का इफेक्ट और ए का इफेक्ट आपस में क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। इसका यही मतलब हुआ ना, ये वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉयल टेम्परेचर के बारे में सारी बातें, जेड इक्वल टू वन के बारे में। लेकिन ऐसा नहीं है कि लो प्रेशर रीजन पे आप जेड इक्वल टू वन ही कर सकते हैं। जेड की वैल्यू आप वन से ज्यादा भी कर सकते हैं। जेड की वैल्यू वन से ज्यादा भी की जा सकती। केस सेकंड में अगर कोई कहता है कि इफ वी वांट जेड ग्रेटर देन वन, अगर हम वन से ज्यादा चाहते हैं ना, जेड की वैल्यू अगर हम वन से ज्यादा चाहते हैं तो क्या होगा, जेड की वैल्यू अगर हम वन से ज्यादा चाहते हैं तो क्या होगा, तो आपका बी माइनस ए अपॉन आर टी जो होगा वो क्या हो जाएगा बोलो, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बी बड़ा होना चाहिए ए अपॉन आर टी से, तो टी बड़ा होना चाहिए ए अपॉन आर बी से, तो टी बड़ा होना चाहिए टी बी से, टी बड़ा होना चाहिए टी बी से, बस। तो अगर बॉयल टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे गैस को रखोगे, मान लो बॉयल किसी भी गैस का बॉयल टेम्परेचर 50 केल्विन है और आप उसे 273 केल्विन पे प्लॉट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप बॉयल टेम्परेचर से ज़्यादा पे अगर उसको उसका ग्राफ बनाओगे, है ना, तो जो होगा वो क्या होगा, है ना, वो क्या होगा, जेड की वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा, जेड की वैल्यू ज़्यादा दिखाएगा, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ग्राफ में क्या है भाई, ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये, इसमें जेड की वैल्यू क्या दिख रही है आपको आयुष, जेड की वैल्यू वन के एकदम बिल्कुल चपका हुआ ग्राफ जा रहा है, नहीं जा रहा है, वन के एकदम बिल्कुल कांटेक्ट में जा रहा है और काफी देर तक वो वन बना हुआ है ना, काफी देर तक वो वन बना हुआ है। तो जब वन बना हुआ है तो क्या होगा, है ना, वन, यही मैंने लिखा है ना कि जेड देयरफॉर जेड रिमेन वन फॉर वाइड रेंज ऑफ लो प्रेशर। हम किसी पॉइंट की स्टडी नहीं करते हैं, एक रेंज आती है लो प्रेशर की जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या रहती है, वन के बराबर रहती है। रेंज आता है मतलब, है ना, जैसे 0 से 5 एटमॉस्फेयर, है ना, 0 से 4 एटमॉस्फेयर, 0 से 10 एटमॉस्फेयर, एक ऐसा रेंज आएगा जहाँ पे जेड लगातार वन बना रहेगा अगर आप गैस को उसके बॉयल टेम्परेचर पे रखे हुए हो तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? नाउ केस थर्ड की हम लोग बात करते हैं। केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में अगर हम लोग जेड की वैल्यू, इफ वी वांट जेड लेस देन वन, अगर हम वन से छोटा चाहते हैं, तो वन से छोटा चाहते हैं तो बी अपॉन ए अपॉन आर टी की वैल्यू क्या करेंगे, लेस देन जीरो करेंगे, तो बी क्या होगा, ए अपॉन आर टी हो जाएगा ऐसे। तो क्या होगा, टी लेस देन ए अपॉन आर बी हो जाएगा, तो टी लेस देन क्या हो जाएगा, टी बी हो जाएगा, टी लेस देन टी बी हो जाएगा। टी लेस देन क्या हो जाएगा बोलो, टी बी हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर आप गैस को किसी बॉयल टेम्परेचर के नीचे वाले टेम्परेचर पे प्लॉट करोगे तो उसका जेड का वैल्यू क्या आएगा, वन से छोटा आएगा। तो अब एक बात बताओ, क्या ऐसा स्टेटमेंट कहना ठीक होगा कि ये वाला जो ग्राफ आपने बनाए थे, ये वाले ग्राफ जो आपने शुरुआत में बनाए थे, ये एक ग्राफ ऐसे याद है, इस तरीके ग्राफ बना के मैंने बताए थे, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हीलियम था, फिर यहाँ पे ऐसे करके हो गया था, नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऐसे CO2 का ग्राफ था ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ वन से कैसे दिख रहे हैं बोलो, वन से कैसे दिख रहा है, बड़े या छोटे? हाइड्रोजन हीलियम का ग्राफ में जेड की वैल्यू वन से बड़े दिख रहे हैं ना? क्या ये जिंदगी भर वन से बड़े रहेंगे? क्या ऐसा कभी नहीं होगा कि जेड की वैल्यू वन से छोटी हो जाए इनकी, हाइड्रोजन हीलियम की? ऐसा कभी हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? नो नो, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और हीलियम को किस कंडीशन में प्लॉट करना पड़ेगा, थर्ड कंडीशन में, है ना, टीबी से कम पे प्लॉट करना पड़ेगा, टीबी से कम पे प्लॉट करना पड़ेगा, है ना। और आपको नाइट्रोजन और CO2 का ग्राफ लो प्रेशर रीजन में कैसा दिख रहा है, लो प्रेशर रीजन में कैसा दिख रहा है बोलो,
CO2 का ग्राफ और N2 का ग्राफ लो प्रेशर रीजन में कैसा दिखाई दे रहा है? लेस देन 1 दिखाई दे रहा है। क्या ये मोर देन 1 हो सकता है? क्या ये मोर देन 1 हो सकता है ना? ये ग्राफ ऊपर जा सकता है क्या, जहाँ हाइड्रोजन वाले सेक्शन में? हो सकता है ना? हाँ, क्या करना पड़ेगा इसको? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, क्या करना पड़ेगा? हाँ, इसको उसके, हाँ, अप्लाई केस 2, गैस को TB से ज्यादा पे रखना पड़ेगा। गैस को TB से ज्यादा पे रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या, है ना? ठीक है क्या? ठीक है, TB से ज्यादा रखना पड़ेगा ना? ओके। नाउ अब जेड की वैल्यू जो है ना, अभी जो लोग लेट आए हैं ना, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, नोट्स देख लेंगे, है ना? नोट्स देख लेंगे और रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अभी अभी डिस्टर्ब मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ाने दो। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू 1 से, है ना? जेड की वैल्यू 1 के बराबर है ना? जेड की वैल्यू 1 के यहाँ पे बराबर भी है। क्या CO2 और N2 या हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती है क्या? हाँ, केस 1 हो सकता है ना इनके लिए? हो सकती है। यानी कि, मतलब यानी कि किसी भी, यानी आप इस बात से एग्री करोगे? अगर आप एग्री करते हो तो आप AgR टाइप कर देना कि किसी भी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है, किसी भी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, किसी भी गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है ना? डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, है ना? ये किस कंडीशन में संभव है ना? एक गैस 3 तरीके का जेड कब रख सकती है लो प्रेशर रीजन में? AgR एग्रीड है ना? हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर हाई प्रेशर रीजन हुआ तो क्या होगा? हाई प्रेशर रीजन होगा, हाई प्रेशर रीजन होगा तो जो तुमने ये 1/Vm का टर्म निग्लेक्ट किया था ना आगे, जहाँ पे ये जीरो दिख रहा है आपको, जहाँ पे आपने जीरो मान लिया था, वो जीरो नहीं होंगे। और हमेशा, है ना, हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, जेड की वैल्यू में 1 प्लस समथिंग आएगा ना। देखो ये पूरे जेड में 1 प्लस समथिंग आएगा। तो हाई प्रेशर रीजन में जेड हमेशा कैसा होगा? हाई प्रेशर रीजन में कोई केस स्टडी नहीं है, केवल एक केस पॉसिबल है। हाई प्रेशर में क्या होगा? जेड की वैल्यू क्या? ऑलवेज, ऑलवेज मोर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1। तो केस स्टडी, इसीलिए मैंने हेडिंग क्या ली है, इसीलिए मैंने हेडिंग क्या लिया जो स्टार्ट किया है, क्या हेडिंग ली है? केस स्टडी इन लो प्रेशर रीजन। तो लो प्रेशर रीजन में 3 केस बन सकते हैं, हाई प्रेशर रीजन में 3 केस नहीं बनते। हाई प्रेशर रीजन में एक ही केस है, क्या? ओनली जेड मोर देन 1, किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये ग्राफ में हाइड्रोजन और हीलियम का जो ग्राफ है वो 1 से बड़ा क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि इस ग्राफ में टेम्परेचर कितना रखा गया था? इस ग्राफ में टेम्परेचर कितना रखा गया था? 273 केल्विन। और टीबी जो होता है ना, टीबी जो होता है ना हीलियम और हाइड्रोजन का, वो 5 केल्विन के आसपास है डेटा, 5 केल्विन, ओनली 5 केल्विन, 5 to 10 केल्विन। तो हाइड्रोजन हीलियम की कौन सी कंडीशन है यहाँ पे? कौन सी कंडीशन, कौन सा केस फॉलो करेंगे ये हाइड्रोजन हीलियम? बोलो। हाइड्रोजन हीलियम कौन सा केस? केस 2 को फॉलो करेंगे ना। आपने उनको उनको जिस टेम्परेचर पे रखा है वो उनके बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो उनके लिए जेड की वैल्यू कैसी आएगी? है ना? उनके लिए जेड की वैल्यू कैसी आएगी? 1 से बड़ी आएगी, है ना? 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। और अब, तो यहाँ 1 से बड़ी आ रही, कोई समस्या नहीं है। यहाँ 1 से बड़ी आ रही, कोई समस्या नहीं है ना? और N2 और CO2 जो गैसेज हैं उनका जो बॉयल टेम्परेचर है N2 वो 300 केल्विन से ज्यादा है, 313, 323 ऐसा कुछ है, डेटा है। और N2 और CO2 को तुमने कितने टेम्परेचर पे प्लॉट किया हुआ है इस समय? 273 पे। तो कौन सा केस फॉलो करेगा ये? इनका खुद का बॉयल टेम्परेचर 300 के ऊपर है, और आपने है ना, केस थर्ड फॉलो करेगा, जहाँ पे गैस का टेम्परेचर उसके बॉयल टेम्परेचर से कम है। तो फिर जेड की वैल्यू क्या आएगी लो प्रेशर रीजन में? 1 से छोटी है। तो आ तो रही है, क्या दिक्कत है आपको? आ तो रही है। जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, अगर क्लियर हो गया है। ग्राफ भी पूरा क्लियर बता दिया है ना। तो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्या हुआ? वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें क्या मिला? हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली,
है ना। रियल इक्वेशन ऑफ स्टेट से हमें क्या मिली, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है। बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं है, बॉयल्स टेम्परेचर है, टीबी का मतलब है ना, टीबी का मतलब। हाँ, जैसे ही नमन, जैसे ही लो प्रेशर रीजन खत्म हो जाएगा, जैसे ही लो प्रेशर रीजन खत्म हो जाएगा, कोई भी गैस होगी वो क्या करेगी, जेट का वैल्यू क्या करेगी, जेट का वैल्यू 1 से ज्यादा कर देगी। ये तो होता ही है ना, ये तो होगा। अगर आप गैस की कंडीशंस बदलोगे तो गैस अपना क्या करेगा, है ना, गैस अपना बिहेवियर बदलेगा। है ना, क्या करेगा, गैस अपना बिहेवियर बदलेगा, है ना, बदलेगा नहीं बदलेगा। गैस तो गैस होती है ना, गैस तो गैस होती है, उसके दो तरीके के बिहेवियर होते हैं। बिहेवियर किस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपने उसे किस कंडीशन में रखा हुआ है, किस प्रेशर और किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है। तो जैसे जैसे आप प्रेशर टेम्परेचर का डेटा बदलोगे, वैसे वैसे जेट की वैल्यू बदलेगी, है ना। और आप हाई प्रेशर रीजन में चले जाओगे तो जेट की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से है, देख लो। तो वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होती है वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाती है एज कंपेयर टू क्या, वॉन डर वाल इक्वेशन, उसके ज्यादा से ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन हमें मिल पाता है इसमें। ठीक है। तो अभी तक आप केवल ये जानते थे कि टेम्परेचर होता है, अब आप ये जानते हैं कि बॉयल टेम्परेचर भी होता है। अभी आप केवल टेम्परेचर पढ़े थे, आज आपने एक नया टेम्परेचर पढ़ा, उसका नाम था बॉयल टेम्परेचर, है ना। अब हम आपको एक टेम्परेचर और पढ़ाते हैं, उसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है liquefaction of gases and critical constant, है ना। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल कांस्टेंट, ठीक है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और क्रिटिकल कांस्टेंट जो है ना, वो आज डिस्कशन में, जल्दी कहाँ पढ़ा रहा हूँ यार, जल्दी कहाँ पढ़ा रहा हूँ भाई, बाकी किसको नहीं समझ में आ रहा है बोलो, जल्दी कैसे पढ़ा रहा हूँ, सब तो सही पढ़ा रहा हूँ, क्या दिक्कत है। थोड़ा तो जल्दी पढ़ाऊंगा यार, अब सिलेबस पीछे चल रहा है, थोड़ा बहुत तो जल्दी करने दो यार, थोड़ा बहुत तो जल्दी करने दो। हम्म। अब तो आप मैच्योर भी हो गए, अब तो मेरी लैंग्वेज लैंग्वेज तो समझ ही गए हो सारी चीजें, अब क्या दिक्कत है ना, अब तो आप समझते हो सारी चीजें। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात हो रही है ना। किसी गैस के लिए उसका बॉयल टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, बॉयल टेम्परेचर का जो फार्मूला है वो क्या होता है, A/RB होता है। तो A/B की जो है ना, ठीक है, A/B की वैल्यू रख देना तो आपको बॉयल टेम्परेचर पता चल जाएगा, A और B सब पता हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। नाउ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की बात करें तो क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंड्रयू, एंड्रयू नाम था, एंड्रयू। उन्होंने क्या किया, CO2 गैस के लिए, CO2 गैस के लिए लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। एंड्रयू ने CO2 गैस के लिए टू फेज कर्व बनाया, कैसा, टू फेज, है ना, टू फेज कर्व बनाया। टू फेज कर्व क्या होता है ना, बताता हूँ आपको, टू फेज कर्व बनाया इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरह, टू फेज कर्व बनाया, अभी डिस्कशन में लाते हैं, सारी बातें बताएंगे। यहाँ पे P है प्रेशर एक्सेस, सॉरी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सेस है। और मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन जो है ना, मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर देता हूँ, नीले पेन से, जो नीले पेन से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो एक्स एक्सेस के पैरेलल है, ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। और ये वाई एक्सेस से ऐसे करके एसिम्प्टोट है, लगभग खड़ी लाइन है, लगभग सीधी लाइन है, बहुत ही कम वेरिएशन आएगा इसमें, ऐसे करके ये। और ये पूरा का पूरा जितना नीला रंग से जो बनाया है, ग्राफ बनाया जा रहा है ना, ठीक है ना, वो ग्राफ में क्या हो रहा है ना। साइंटिस्ट का नाम एंड्रयू था, एंड्रयू, ठीक है। नहीं, इंडियन साइंटिस्ट तो नहीं थे शायद, है ना। तो यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा कर्व का नेचर बदलना और ये चेंज कर देना, ऐसे करके आएगा ये।
फिर ऊपर इस तरीके से ग्राफ जाएगा ये वाला, फिर यूं चला जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये जो रीजन था ये वाला, जो इसको, इस पॉइंट को हम ओ पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग सी पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को चलो हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, यहाँ पे टेम्परेचर T2 है, यहाँ पे T3 है, यहाँ पे TC बोलते हैं, TC फॉर क्रिटिकल टेम्परेचर। T3 के बाद ये T4 मान लेना और ये T5 मान लेना, ऐसे करके। तो ये ग्राफ बनाया था, ऐसे करके ग्राफ बना था, है ना, समझना ध्यान से। तो यहाँ पे क्या, ये टू फेज कर्व कहलाता है, दो फेज, टू फेज है ना, टू फेज। टू फेज यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं, टू फेज कौन कौन से, लिक्विड एंड गैस, दोनों फेज को हम स्टडी करेंगे, लिक्विड और गैस फेज को स्टडी करेंगे। अगर ये जो कर्व है ना आपका ओ सी, जो ब्लैक ब्लैक पेन से बना हुआ है, ओ सी जो कर्व बना हुआ है, ये ओ सी कर्व की बात कर रहा हूँ, कर्व पे अगर आप कोई पॉइंट लोगे, एनी पॉइंट ऑन ओ सी कर्व, क्या देगा, 100%, उस समय 100% लिक्विड देगा, उस पॉइंट पे 100% लिक्विड होगा। और अगर आपने सीवी कर्व पे कुछ कोई पॉइंट ले लिया ब्लैक कलर का जो बना हुआ है, तो वहां पे 100% वेपर होगा, 100% वेपर होगा। एक भी पार्टिकल, जैसे पानी ले लो आप कंटेनर में, तो पानी जब 100%, पानी की आखिरी ड्रॉप भी जब वेपराइज हो जाएगी, आखिरी ड्रॉप भी, तो वो पॉइंट क्या होंगे, वो पॉइंट कहाँ पर होंगे, वो पॉइंट होंगे कहाँ पर, वो सीबी पर होंगे। और ओसी पे होगा तो 100% पानी होगा, एक भी पॉइंट वेपर का नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो सी पॉइंट है, ये पॉइंट सी जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते, पॉइंट सी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर आप लिक्विड और वेपर में डिफरेंस नहीं कर पाओगे, है ना। टू फेज के नीचे लिक्विड एंड गैस लिखा हुआ है, लिक्विड एंड गैस, टू फेज का मतलब लिक्विड एंड गैस लिखा हुआ है। तो जैसे बोलते हैं ना कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, इस बात का क्या मतलब है, पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, इस बात का क्या मीनिंग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हाँ, कि अपने को पता नहीं है कि वो कौन से फेज में है, अपने को पता नहीं कि वो कौन से फेज में है, कि वो जिंदा है, मे बी डाई और मे नॉट बी डाई, तो वो चेंज हो सकता है ना उसका फेज, थोड़ा चेंज किया तो नीचे, थोड़ा पेज किया तो ऊपर, है ना। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि सी पॉइंट के थोड़ा सा पीछे आओगे तो लिक्विड, थोड़ा इधर जाओगे तो वेपर, 100% लिक्विड 100% वेपर। वैसे क्रिटिकल, जब पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है, थोड़ा इधर तो 100% जिंदा, थोड़ा इधर तो 100% खत्म। तो वैसे ही यहाँ पे सी पॉइंट के थोड़ा इधर पे चेंज है, मामला गड़बड़ है। ठीक है, वो चीज है। तो पॉइंट सी पर क्या, क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग कहते हैं यू कैन नॉट, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, you cannot differentiate between liquid and vapor, इसके बीच में आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो ब्लू वाली नीले कलर की जो लाइंस हैं, उन पूरी लाइंस पे एक ही टेम्परेचर है, दे आर आइसोथर्म, सब पर एक ही टेम्परेचर है। जैसे एक लाइन सिलेक्ट कर लो कोई भी, है ना, मैं नंबर कहो तो मैं नंबर डाल देता हूँ लाइंस पर, ये लाइंस पर नंबर है 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 है, ऐसे 1 2 3 है। जैसे आपने वन लाइन सिलेक्ट कर ली, तो पूरी वन लाइन पे टेम्परेचर कितना है, T1 है। टू लाइन सेलेक्ट कर ली तो पूरी पूरी पे कितना है, T2 है। तो पूरा लाइन पे टेम्परेचर वही है, नीले रंग की जो लाइन है उस सब पे पूरा का पूरा एक ही टेम्परेचर माना जाता है। समझ में आया। ठीक है, तो आपको और बता रहा हूँ इसमें इस तरीके से, यहाँ पर मैं इसको, ये जो रीजन मैं सेड कर रहा हूँ ना, मतलब जो ये रीजन है, ये वाला, ये जो पूरा रीजन है इसके अंदर, कर्व के अंदर का जितना भी रीजन है, ये वाला जितना भी रीजन है, ये कर्व के अंदर वाला, ये टू फेज कर्व कहलाता है। इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट लोगे, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके कंटेनर में लिक्विड और वेपर दोनों हैं,
है ना, दोनों है। मतलब ये जो रीजन होता है ना, ये जो रीजन अंदर का जो रीजन है वो लिक्विड प्लस वेपर का रीजन है, ठीक है। इस कर्व के बाहर, इस कर्व के जो ब्लैक कलर का जो कर्व बना हुआ है ना, इसके बाहर अगर आप चले गए, है ना, इसके बाहर जैसे मान लो ये वाला रीजन है जो T4 T5 वाला रीजन है, तो यहाँ पे आपको ओनली वेपर मिलेगी, है ना, यहाँ पे आपको ओनली वेपर मिलेगी। आपने जो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा था अभी तक, जो आप बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ वाले जो ग्राफ बनाते थे, या जो भी ग्राफ मैंने शुरुआत में बनवाए थे आपको, वो जो ग्राफ थे, वो ग्राफ केबल और केबल कितने फेज में बनाते थे? उस समय आप सिंगल फेज में ग्राफ बनाया करते थे। उस समय आप सिंगल फेज में ग्राफ बना, वन फेज होता था, कंटेनर के अंदर केवल गैस होती थी, लिक्विड नहीं होता था। या कंटेनर में के अंदर जैसे आपने केवल वाटर वेपर ले लिया, वो वेपर पानी में कन्वर्ट नहीं होगी कभी, ठीक है। वो जो गैस स्टेट मैंने आपको पढ़ाई है वो टीसी के ऊपर पढ़ाई है, वो जो कर्व है ना, कर्व, कर्व के ऊपर वाले पार्ट पे पढ़ाई है। आज मैं आपको टू फेज कर्व पढ़ा रहा हूँ, कर्व के नीचे वाली बातें शुरू कर रहा हूँ। अभी तक जैसे मैं बॉयस, अगर मैं आपसे अभी कहूँ आपसे कि बॉयस लॉ का ग्राफ याद है आपको, पीवी ग्राफ याद है? हाँ याद है, कैसा बना था, है ना, है ना। हाँ लगभग वर्टिकल बनाइएगा, लगभग वर्टिकल ही बनाइएगा, है ना, लगभग वर्टिकल ही बनाइएगा। जो लाइन है ना इधर वाई एक्सिस पे, लगभग, हाँ, जैसे हाइपरबोला बनाया था ना वैसे ही बनेगा यहाँ पर भी। तो समझो मेरी बात, जब आपने शुरुआत में बॉयस लॉ बनाया था तो आपने पीवी कर्व जो बनाया था वो आपने ऐसे ड्रॉ किया था, ये वाला कर्व ऐसे ड्रॉ किया था, जस्ट टाइप यस, ऐसे ड्रॉ किया था। किया था। ये कर्व पता कहाँ पे, कौन से टेम्परेचर पे ड्रॉ किया हो गया होगा? कम से कम यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहा होगा? इस वाले कर्व पे टेम्परेचर कांस्टेंट था या नहीं था? था। कम से कम T4 पे ड्रॉ किया गया होगा, बहुत बढ़िया। क्रिटिकल से ज्यादा रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉ हुआ होगा ऐसे करके, देखो मैं ड्रॉ करके कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ऐसे रहा होगा, देखो ये रेड पेन से मैंने बनाया अभी, ये रहा होगा। अब दो ग्राफ है इस समय आपके पास, एक एक मैंने डैश लाइन से बना रखा है, एक उससे बना रखा है। क्या मेरी वो टू फेज वाली बात समझ में आ रही है आपको? टू फेज वाली बात समझ में आ रही है? बोलो, फील आ गया ना बिल्कुल अच्छे से, है ना, आ रहा है ना अच्छे से फील, है ना, ठीक है, ओके। तो एक एक गैसेस स्टेट आपने टीसी से ऊपर पढ़ी है, एक आपने एक गैसेस स्टेट जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पढ़ी है। आज आपको हम, क्योंकि वो आइडियल गैस सिचुएशन थी, है ना, तो वो आपने एक क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर पढ़ी, आज हम आपको क्रिटिकल पॉइंट के नीचे और ऊपर दोनों तरफ समझा रहे हैं चीजों को। सो आई एम सेइंग दैट आई एम डीलिंग विद द टू फेज कर्व, दो फेज कर्व के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, ओके। तो अब एक बात बताओ, अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसको कहाँ, किस रीजन में आना होगा? क्या हम उसे T4 टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जो जो टू फेज रीजन है ना, जो कर्व है, उसको तुम छोड़ के जा चुके हो, उसको पार कर चुके हो, है ना। कम से कम कहाँ, किस पॉइंट तक लाना पड़ेगा गैस को? गैस को कम से कम किस पॉइंट तक लाना पड़ेगा? कम से कम टीसी पे ला, कम से कम सी पॉइंट तक लाना पड़ेगा, टीसी पे लाना पड़ेगा। कम से कम वहां तो पहुंचाओ, सी तक तो पहुंचाओ यार, या सी के नीचे ले आओ तो बहुत अच्छा है। सी या सी के नीचे ले आऊं, या सुनो, हम्म, सी या सी के नीचे लेकर आ जाऊं? आप इससे एग्री करते हो या सुनो? एग्री करते हो? हम्म, सी के नीचे तो 100%, सी पे तो बस वही है, क्रिटिकल है ना। तो यहां से डेफिनेशन बनी किसकी, यहां से डेफिनेशन बनी क्रिटिकल टेम्परेचर की, यहां से डेफिनेशन बनी क्रिटिकल टेम्परेचर की। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? टीसी है। ये क्या होता है? ये क्या बनाया? द टेम्परेचर बिलो विच a gas can be liquefied by applying pressure
द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक लग रहा है आपको? डेफिनेशन ठीक लग रहा है ना? डेफिनेशन ठीक लग रहा है? बोलो भाई। डेफिनेशन ठीक लग रहा है? ठीक है, तो टेम्परेचर है ना, जिसके एक ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे आप गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर गैस को अगर क्या करोगे, कंप्रेस करोगे ना, कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है ना। गैस को क्यों, कंटेनर फट जाएगा, आप कितना भी कंप्रेस कर लो गैस लिक्विफाई नहीं होगी, है ना। और गैस को क्या करना पड़ेगा, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसको कंप्रेस करना जरूरी है? गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसको कंप्रेस करना भी जरूरी है, ऐसा नो बोलो। हम्म, बोलो भाई, कंप्रेस करना जरूरी है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा, गैस को लिक्विफाई करने के लिए, है ना, कंप्रेस करना भी क्या होगा जो है ना वो जरूरी हो जाएगा। हाँ, यस। टेम्परेचर भी नीचे चाहिए, टेम्परेचर भी क्रिटिकल, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अपन क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ले आए तो गैस गैस लिक्विफाई हो जाए ना, ऐसा नहीं है। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे भी लाओ और कंप्रेस भी करो, कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल क्या होंगे, पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो फिर अपना फेस ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों चीजें आपको करनी है। आ रही बात समझ में? क्रिटिकल टेम्परेचर में तो वेपर में भी, हाँ, क्रिटिकल टेम्परेचर पे तो आप कुछ भी नहीं बता सकते है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर में तो आप कुछ भी नहीं बता सकते है ना। क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे मैंने इसीलिए तो लिखा है कि बिलो विच अदर टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसीलिए तो मैं लिख रहा हूँ कि बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर जरूर अप्लाई करिएगा तभी ये लिक्विफाई होगा, इसीलिए लिख रहा हूँ। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसके केस में तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना, ये वाला सारा पॉइंट समझ में आ गया आपको, है ना। ओके। वॉल्यूम, नहीं वॉल्यूम तो ऐसा थोड़ी ना है, एक अगर एक एक जैसे क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट पर जो वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम वीसी लिखते हैं, और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा उसको हम पीसी लिखते हैं। एक टेम्परेचर, एक प्रेशर पर एक वॉल्यूम भी वैसे ही उसी के हिसाब से सेट हो जाएगा, उसी के हिसाब से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वगैरह के बारे में जो बातें हैं वो इस तरीके से ये कही जाती है ना। ओके, है ना। आगे बढ़ते हैं इसमें, और जरा लिक्विफिकेशन प्रोसेस देख लेते हैं। लिक्विफिकेशन प्रोसेस, तो जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। लिक्विफिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस कितने किसी भी टेम्परेचर पे आप ले लो, जहां पर भी आप ले सकते हैं। हाँ, अभी बता रहा हूँ ब्लू लाइंस क्या, ब्लू लाइंस जो है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन बता रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन। जैसे ये था ना, आपने ये आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए बनाया था ना ग्राफ, ये वाला, वैसे ही यहाँ पर ये जो नीली लाइंस है वो रियल गैस के लिए है, कर्व के अंदर वाली, आइसोथर्म कहलाते हैं। अगर इनको बोला जाए तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेम्परेचर सेलेक्ट कर लीजिए आप, एक टेम्परेचर सेलेक्ट कर लीजिए आप, T2 टेम्परेचर पे मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे एक डिफरेंस अपन और समझ लेते हैं, चलो अभी आगे बता देंगे। हम्म, यहाँ पे एक कंटेनर मैं बना रहा हूँ, ये कंटेनर मैं बना रहा हूँ, और इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, पिस्टन लगा दिया है, और इस पिस्टन में पूरा 100% अभी वेपर है यहाँ पे। ये मैं पॉइंट बना रहा हूँ, यहाँ पे 100% वेपर है ना, वाटर वेपर है मान लेते हैं 100%, यहाँ पे वेपर है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है, मैंने कौन कौन से पॉइंट ले लिए, O ले लिया, C ले लिया, B ले लिया, मैं D पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं D पॉइंट ले लेता हूँ।
सी ले चुका हूँ, यहाँ पे मैं ए पॉइंट कर लेता हूँ, ए पॉइंट है ना। तो तुम्हारा ये ए पॉइंट है और यहाँ पे पी ए प्रेशर है। फिर मैं पिस्टन को नीचे भेजूंगा गैस को कंप्रेस करने के लिए, क्योंकि गैस क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे है तो उसका लिक्विफिकेशन पॉसिबल है। तो मैं गैस को यहाँ लाया, यहाँ तक पिस्टन को ले आया। अभी गैस लिक्विफाई नहीं हुई है क्योंकि ये कहाँ तक पहुंची है, ये जो पहुंची है ये ए के बाद यहाँ पे डी पॉइंट पे पहुंच गई है ना। क्या ए और डी में प्रेशर में कोई चेंज है? क्या ए और डी पॉइंट पर प्रेशर में कोई चेंज है? बढ़ा है, घटा है, कांस्टेंट है, क्या है? क्या फील आ रहा है आपको? हाँ बढ़ गया है, बिल्कुल बढ़ा है ना, बढ़ा है क्योंकि अभी है ना बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डी आपका कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट है, और यहाँ पे पीडी है। और अपने को पता है कि पीडी की वैल्यू बड़ी है पीए से, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है तो प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो पीडी क्या होगा, बड़ा है। ओके, नाउ अब यहाँ पर जब आप डी पॉइंट पर आ गए हैं तो डी पॉइंट कौन सी लाइन पर है, डी पॉइंट कौन से कर्व पर आ चुका है, डी पॉइंट कौन से कर्व पर आ चुका है, हाँ कौन से कर्व पर आ चुका है, सीबी पर आ चुका है, 100% वेपर के कर्व पे आ चुका है। इसके बाद अगर आपने थोड़ा भी कंप्रेस किया, थोड़ा भी कंप्रेस किया, तो आप यहां पहुंच जाओगे, अंदर आ जाओगे इस कर्व में। समझे? और जैसे ही इसके अंदर आए आपके कंटेनर में क्या मिलेगा, क्या अकेला वेपर मिलेगा या अकेला लिक्विड मिलेगा या दोनों मिलेंगे? ई पॉइंट पर लिक्विफिकेशन स्टार्ट, बिल्कुल लिक्विफिकेशन स्टार्ट, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या ज्यादा मिलेगा, ई पॉइंट किसके ज्यादा क्लोज है ना। अरे डी क्रिटिकल पॉइंट थोड़ी ना है यार, है ना, डी कैसे क्रिटिकल पॉइंट है ना। ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा, ज्यादा वेपर होगा क्योंकि ई पॉइंट जो है ना वो सीबी के ज्यादा क्लोज है। ज्यादा वेपर होगी क्योंकि ई पॉइंट सीबी के ज्यादा पास में है। ई पॉइंट जो है ना वो सीबी के ज्यादा पास में है ना। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा तो मैं लिक्विड कम बनाऊंगा। लिक्विड तो बनाऊंगा, लिक्विफाई तो हुआ है, पिस्टन को मैं नीचे भेजूंगा, थोड़ा सा नीचे भेजा, कंप्रेस, थोड़ा सा लिक्विड बनाऊंगा, ये लिक्विड बन गया, थोड़ा सा लिक्विड बना दिया, ठीक है। और ज्यादा तो क्या रहेगी, ज्यादा तो वेपर ही रहेगी अभी। ये आपका ई पॉइंट है। फिर क्या करोगे, फिर थोड़ा सा और कंप्रेस करो, थोड़ा सा और कंप्रेस करोगे तो एफ पॉइंट पे आ जाओगे। ये आपका एफ पॉइंट है, एफ पॉइंट पे, ठीक है। एफ पॉइंट पे क्या होगा, एफ पॉइंट पे क्या होगा बोलो, एफ पॉइंट पे क्या होगा, एफ पॉइंट किसके क्लोज है, एफ पॉइंट किसके क्लोज है, हाँ एफ पॉइंट किसके क्लोज था, ओसी के क्लोज है, ओसी के पास में है, ओसी के पास में है। तो क्या होगा, अब लिक्विड ज्यादा होगा, अब लिक्विड ज्यादा होगा, तो अब कंटेनर में लिक्विड ज्यादा होगा और वेपर कम होगी। पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, पिस्टन फिर थोड़ा सा नीचे बना रहा हूँ, अब की बार लिक्विड ज्यादा बनाऊंगा, अब की बार लिक्विड ज्यादा बनाऊंगा और वेपर कम बनाऊंगा, ठीक है, ये वेपर कम बनाऊंगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद और कंप्रेस करना है, ठीक है, उसके बाद और कंप्रेस करना है। तो जैसे और कंप्रेस करोगे तो अब आप जी पॉइंट पर पहुंच जाओगे, ये जी पॉइंट है। जी पॉइंट कहाँ पर है, जी पॉइंट कहाँ पर है, ओनली लिक्विड। अब एक भी ओसी कर पर है, अब एक भी पार्टिकल वेपर का नहीं बचेगा, अब एक भी पार्टिकल वेपर का नहीं बचेगा, एक भी पार्टिकल वेपर का नहीं बचेगा। अब की बार कंटेनर में जब आप देखोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें 100% क्या मिलेगा बोलो,
अब आप 100% लिक्विड पर हो। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप क्या करोगे, आपका मन नहीं भरा, बोला यार मैं अभी और कंप्रेस करूंगा इसको, तो आप कंप्रेस करो, किसने मना किया, आप और कंप्रेस करो। आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर में एक पत्थर रख दिया, एम मास का, एम मास का एक ब्लॉक रख दिया, एक पत्थर रख दिया, तो क्या होगा, पिस्टन नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? वॉल्यूम में चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर तो बढ़ेगा ना। प्रेशर तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलो। लिक्विड बढ़ेगा ना बढ़ेगा? हाँ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो ये कौन सा था, ये एफ पॉइंट था, ये जी पॉइंट था, ये पॉइंट आपका एच हो जाएगा। एच पॉइंट में आपको बना के दिखाता हूँ, एच पॉइंट में आपको बना के दिखाता हूँ, यहाँ बनेगा एच पॉइंट ऐसे करके, चलो यहाँ बना देता हूँ, ये आपका एच पॉइंट है। तो देखो, जो जी पॉइंट पे वॉल्यूम होगा, जी पॉइंट पे वॉल्यूम ये वाला होगा, है ना, ये वीजी है। और एच पॉइंट पे वॉल्यूम जो होगा वो बिल्कुल पास में ही होगा, बिल्कुल पास में ही आ रहा है, इसीलिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ लाइन एकदम सीधी बनाना ऊपर की तरफ, बिल्कुल सीधी बनाना वाई एक्सेस के लिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो प्रेशर तो आप बढ़ाते जाओ, किसने मना किया, एच के ऊपर और चले जाओ, और चले जाओ, और ब्लॉक रखते जाओ, लेकिन वो कंप्रेस नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसीलिए जो है ना, इसीलिए जो कर्व के इस जो ओसी कर्व है उसके इस तरफ वाली जो लाइनें हैं, जो वाई एक्सेस के बिल्कुल पास में है, वो जो है ना वो बिल्कुल सीधी है, लगभग लगभग सीधी है। लिक्विफिकेशन का फील आया? लिक्विफिकेशन का फील आया? जस्ट टाइप बी ओ, बल्ब ऑन, बल्ब जला। बी ओ, बल्ब ऑन। टफ चीजें हैं, टफ चीजें हैं, लेकिन पूरी ताकत लगाई जा रही, भले सिलेबस कैसा भी चल रहा हो, है ना। एच पर क्या होगा, एच, एच पर क्या, एच कैसे पहुंचे आप, जी, ठीक है ना, जी के बाद आप एच पे पहुंचे थे, तो जी पे 100% पानी बन गया था। पानी में आपने क्या किया, पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक और रख दिया, तो प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। आप वी एच और वीजी देख लो, बहुत ही पास में है ना। कौन सी लाइन आइसोथर्म है, ये जितनी भी नीले रंग की है ना, जितने भी नीले रंग की लाइन है भाई, वो सारे के सारे आइसोथर्म ही है, आनंद जी, है ना, ठीक है ना, वो सारे के सारे आइसोथर्म ही है, ठीक है। तो ये फील आ गया। अच्छा चलो, अब ये बताओ कि यहाँ पर लिक्विफिकेशन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू किया आपने, बिल्कुल जहाँ पे लिक्विफिकेशन तैयारी कहाँ पे हो गई थी, कहाँ पे तैयारी हो गई थी, डी पे तैयारी हो गई थी, और कहाँ तक ये चलती रही, कहाँ तक ये चलती रही, कहाँ तक ये चलती रही, जी तक ये चलती रही। तो डी से लेके जी तक फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? डी से लेके जी तक का फेस ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यस सुनो, हुआ, हुआ। तो डी से लेके जी तक के पॉइंट में टेम्परेचर कितना रहा, टेम्परेचर कितना रहा, डी से जी तक टेम्परेचर कितना था, सिस्टम का क्या टेम्परेचर था, T2 ही था, T2 था, T2, T2 ही था। हाँ, क्या टेम्परेचर चेंज हुआ डी से लेके जी तक? नहीं हुआ। क्या प्रेशर चेंज हुआ, क्या प्रेशर चेंज हुआ क्या? प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ है। लाइन हॉरिजॉन्टल है, लाइन हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर प्रेशर आप क्या मान लो, इसके लिए P2 मान लो प्रेशर। तो T2 टेम्परेचर पर और P2 प्रेशर पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या चीज कांस्टेंट रही, फेज ट्रांसफॉर्मेशन के समय क्या चीज बदली और क्या चीज कांस्टेंट रही, क्या बदला और क्या कांस्टेंट रहा? टी और पी तो कांस्टेंट रहे, और फेज बदल गया, फेज वेपर से लिक्विड हो गया, बस फेज ही बदलता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन में। वॉल्यूम बदला, हाँ वॉल्यूम बदलेगा, क्योंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वॉल्यूम बदलेगा, ठीक है, वॉल्यूम बदलेगा, और फेज बदल गया। तो यहाँ पे एक नोट डाल दूं तो आपको तकलीफ नहीं है क्या, नहीं होनी चाहिए, कि ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द, ये आगे यूज करूंगा थर्मोडायनेमिक्स में, ये आगे थर्मोडायनेमिक्स में यूज करूंगा।
ड्यूरिंग द, लिख देना वहां पे कॉपी में, लिख देना कि आगे थर्मोडायनेमिक्स से यूज होगा। ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक बात और समझते हैं। एक होती है गैसेस, है ना, और एक होती है वेपर। ठीक है, उल्टा लिखते हैं। तो क्या वेपर और गैस, आपने जैसे वाटर को, वाटर से जब वेपराइज होता है तो वेपर की बात करें तो वेपर और गैस सेम है या कुछ डिफरेंस भी है इसमें? वेपर और गैस सेम होता है, डिफरेंस होता है? जैसे हम ऑक्सीजन को कभी वेपर नहीं बोलते, ऑक्सीजन को गैस बोलते हैं, नाइट्रोजन को गैस बोलते हैं। वाटर के केस में जब वाटर वेपराइज होता है तो उसको हम वाटर वेपर बोलते हैं, है ना। वाटर गैस डिफरेंट चीज है, वाटर गैस डिफरेंट होती है ना। कौन कह रहा है ये कि जब प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो वॉल्यूम कम कैसा हुआ? पीवी इक्वल टू एनआरटी मत लगाना, लगेगा नहीं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन आइडियल गैस वाला सिचुएशन नहीं है भाई, नकुल जी। ठीक है, समझ में आया? वो नहीं लगेगा, वो सारी इक्वेशन एक भी लगेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन ही होगा। ठीक है, ये अलग केस है। तो वेपर क्या होता है? वेपर के बारे में कहा जाता है कि एग्जिस्ट बिलो, बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, बिलो देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इनको लिक्विफाई करना आसान होता है। जो वेपर होती है वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे एडजस्ट करती है, तो इनको लिक्विफाई करना आसान होता है। बस आप कंप्रेस करो, लिक्विफाई हो जाती है। इसीलिए जब अभी गर्मियों में जब आपका जितना भी पानी है, बहुत सारा एटमॉस्फेयर का वाटर वाटर वेपर बन के हमारे सराउंडिंग में चला जाता है, बादलों में चला जाता है। फिर ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर रीजन बनते हैं। हाई प्रेशर रीजन में जो वेपर होती है वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो फिर वो पानी कंडेंस होकर नीचे हमको पानी के रूप में बरसता हुआ मिलता है। जहाँ पे ये कंप्रेशन बहुत हाई हो जाता है, बहुत फास्ट, वहाँ बादल फट जाते हैं, वहाँ बादल फट जाते हैं। तो यही वैसे ही प्रोसेस है एक तरह से, है ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बारिश के समय क्या होता है, पानी बरसता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस नहीं बरसती है। ठीक है ना, उस तरीके से रहेगा। हाँ। गैसेस की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है जैसे आपका H2O गैस, इस तरीके से एग्जाम्पल है ना। गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या होती है, एग्जिस्ट अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, जिनको हम गैसेस बोलते हैं, अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना होगा तो क्या होगा, है ना, क्या होगा, है ना। तो एग्जिस्ट अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के क्या होगा, ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो इनको अगर आपको लिक्विफाई करना है तो आपको इनको पहले क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लाना पड़ेगा, पहले आपको इस पॉइंट सी से नीचे लाना पड़ेगा, इसके नीचे लाना। ये लोग T4 T5 वगैरह पे एग्जिस्ट करते हैं, तो पहले आपको टेम्परेचर कम करके क्रिटिकल के नीचे लाओ, उसके बाद कंप्रेस करो, कंप्रेस करने के बाद कहीं जाके लिक्विफाई कर पाओगे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है जैसे आपके ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, ये सब इनके एग्जाम्पल है। तो वेपर और गैस में भी डिफरेंस होता है ना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग पीसी, वीसी और टीसी की बात कर रहे हैं। पीसी क्या है, पीसी क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, सॉरी पीसी क्या है, क्रिटिकल प्रेशर, और टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और टी और वीसी क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। ना आगे बढ़ते हैं इसमें और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वॉन डेर वाल इक्वेशन।
वॉन डर वाल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो वॉन डर वाल इक्वेशन कहता है कि ये इस तरीके से होता है, फटाफट नोट करना है ना। अब इसमें जो पहला ब्रैकेट है उसमें एलसीएम ले लेना, तो उसमें एलसीएम लोगे तो हो जाएगा पी वी एम स्क्वायर अपॉन ए डिवाइड बाई वी एम स्क्वायर, ये हो जाएगा ऐसे, वी एम माइनस वी इक्वल टू आर टी। ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये वी एम जो दिख रहा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी इंटू वी एम स्क्वायर प्लस ए वी एम माइनस वी इक्वल टू वी एम स्क्वायर आर टी। अब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लो, दोनों ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा पी वी एम क्यूब प्लस ए इंटू वी एम माइनस बी इंटू पी इंटू वी एम स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू हो जाएगा वी एम स्क्वायर आर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको p को डिवाइड कर दो, तो p को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वी एम क्यूब हो जाएगा, और इसको साथ में ले लेना है ना, सॉरी अभी मत डिवाइड करो, एक मिनट, एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे भी वी एम स्क्वायर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे भी वी एम स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये दोनों टर्म एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लेते हैं। तो इसको इधर इधर ले आओ, इस तरफ ले आओ इसको, है ना। ये क्या हो जाएगा, p इंटू वी एम क्यूब प्लस, माइनस कर लो यार, है ना, ये माइनस होगा, तो इसमें वी एम स्क्वायर को माइनस कर लेना है ऐसे, तो अंदर बचेगा p इंटू बी प्लस आर टी प्लस ए इंटू वी एम माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अब आप p से डिवाइड कर दो, तो वी एम क्यूब जो होगा वो क्या होगा, वी एम स्क्वायर p इंटू बी आर इंटू टी डिवाइड बाई पी हो जाएगा, a बाई पी हो जाएगा, और ए बी बाई पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है ना, ये वॉल्यूम में क्यूबिक है, क्यूबिक इक्वेशन इन वॉल्यूम, ये है। तो इसमें क्या करेंगे, दिस इक्वेशन हैव थ्री रूट्स, इसके तीन रूट्स होंगे। कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं, वी वन हो सकता है, वी टू हो सकता है, वी थ्री हो सकता है। अब तीन रूट में दो कंडीशन है, या तो तीनों रियल हो, या फिर एक रियल हो, दो दो इमेजनरी हो। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। या तो तीनों रियल हो, या फिर एक रियल हो, दो इमेजनरी, क्योंकि इमेजनरी रूट जोड़े में होते हैं, है ना, इमेजनरी रूट एक दूसरे के जोड़े में रहते हैं, ठीक है। तो फिर क्या किया गया, यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आई कि यार वॉन डर वाल इक्वेशन कि अगर तीनों रियल रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की जाए, तो सुनना, एक रूट तो तुमको मिल जाएगा जी पे, या सुनो, मिल जाएगा ना, एकदम परफेक्ट होगा ना जी वाला रूट, क्योंकि पिस्टन उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा पिस्टन, तो जी वाला जो रूट होगा वो परफेक्ट वॉल्यूम मिल जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम मिल जाएगा। एक डी पे मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। लेकिन जी और डी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, तीसरे रूट के लिए आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाते हैं, तीसरे रूट के पास जी और डी के बीच में आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट है, तो तीन तीन रूट इनफाइनाइट पॉइंट हो जाता है। तो कहते हैं कि क्रिटिकल जो ये कर्व है ना, ये वाला जो कर्व है ना, इस कर्व के अंदर, है ना, है ना, इस कर्व के अंदर क्या होगा, इस कर्व के अंदर जो वॉन्डरवॉल इक्वेशन है उसको अच्छे से लगाया नहीं जा सकता, उसको अच्छे से लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि आपको रूट्स की जानकारी हो नहीं पाएगी, पूरे रूट्स की, तीनों रूट की जानकारी नहीं हो पाएगी इस कर्व के अंदर। लेकिन यार जरा पॉइंट सी पर पहुंचो, जरा पॉइंट सी पर पहुंच के देखो, पॉइंट सी पर ये वॉल्यूम, ये रूट्स क्या होंगे, बोलो। पॉइंट सी पे सभी रूट्स क्या हो जाने चाहिए, तुमको क्या लगता है, सेम हो जाने चाहिए। पॉइंट सी पर सभी रूट क्या हो जाने चाहिए, हाँ, पॉइंट सी पे सभी रूट क्या हो जाए, वो मैक्सिमा है, बिल्कुल सेम हो जाने चाहिए, है ना। वो
पॉइंट सी पे सभी रूट कैसे हो जाने चाहिए, बोलो, वो सेम हो जाने चाहिए। तो हमें तो क्रिटिकल पॉइंट पे ही काम करना है, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे हैं पीसी, टीसी और वीसी वगैरह, ये सब कुछ है तो क्रिटिकल टाइप, क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल पॉइंट पर ही है। ठीक है, इसके रूट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और क्या है, इसके रूट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम में अगर क्यूबिक है तो वॉल्यूम ही रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो हम तो पहुंचते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर, और हम कहते हैं कि एट क्रिटिकल पॉइंट V1 बराबर V2 बराबर V3, तीनों आपस में बराबर होंगे ये रूट्स, और ये किसके बराबर होगा, VC के बराबर होगा। ठीक है, इसके 3 रूट हुए, और तीनों रूट क्रिटिकल पॉइंट पे कॉन्साइड कर जाएंगे, मतलब इस तरीके से है सिचुएशन, एक रूट यहाँ होगा V1, एक यहाँ होगा V2, एक यहाँ होगा V3, लेकिन ये तीनों जाके यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब ऐसा सिचुएशन है, जैसे ये लाइन खींची थी ना ऐसे करके, ये तो एक रूट ये है V1, एक रूट है ये V2, एक रूट यहाँ पे हो सकता है V3, लेकिन इस पॉइंट पे जाके क्या होंगे, इस पॉइंट पे जाके तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कॉन्साइड कर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो या तो आप क्रिटिकल पॉइंट पे लगा लो तो आपको बढ़िया से लग जाता है, या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर चले जाओ। T4 पे क्या सिचुएशन आएगी, अगर मैं T4 पे काम करूं तो T4 पे क्या सिचुएशन आएगी, T4 पे, T4 पे कितने रूट आएंगे इसके, क्या सिचुएशन होगा T4 पे। नहीं यार, एक तो वॉल्यूम आएगा ना यार, अगर गैस का प्रेशर है, गैस का टेम्परेचर है, तो गैस का वॉल्यूम तो आएगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम आएगा, ये सुनो। तो एक रियल रूट आएगा T4 पे, एक रियल और दो इमेजनरी होंगे। तो इमेजनरी से आपको लेना देना नहीं है, आपको एक तो रियल वॉल्यूम, आपको क्या मिलेगा, एक प्रेशर एक टेम्परेचर पे आपको एक एक रियल वॉल्यूम मिल जाएगा। हाँ बस एक ही, और आपको एक ही चाहिए है, एक ही चाहिए आपको, बाकी कैसे मतलब ही नहीं है यार। मान लो आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा रहे हो, तो आपको प्रेशर पता था, टेम्परेचर पता था, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। वो वॉल्यूम क्या होगा, वो एक रूट को रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम पीवी इक्वल टू एनआरटी से लगा लेना, तो एक एक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको सर बाकी दो नहीं पता, क्या फर्क फर्क पड़ता है, इमेजर ही है। तो वॉन्डर वॉल इक्वेशन क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो है ना, वो अच्छे से लगा सकते हैं, उसके नीचे लगा सकते हैं। सर जी और सी के बीच में रूट कैसे हुआ, जी और सी के बीच में नहीं है, जी और डी के बीच में बात कर रहा हूँ, जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में 3 रूट है ना। एक मैं नीले पेन से मार्क करता हूँ आपको, एक तो रूट ये, एक रूट आप ये कर लीजिएगा, ये V1 हो जाएगा, एक रूट आप ये कर लीजिएगा V2 हो जाएगा, एक इसके बीच में कहीं V3 हो जाएगा। V3 के लिए इनफाइनाइट पॉइंट है, V3 के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट पॉइंट है ना। और ये तीनों रूट सी पे जाके क्या होंगे, एक ही जगह पे मिल जाएंगे तीनों, V1 V2 V3 ऐसे। तो ये मैंने बात बता दी कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर या क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही लगा देना, है ना, इस तरीके से। ग्राफ नहीं कट कर रहा दादा भाई, लेकिन वहां पे कुछ तो परसेंटेज, ये तीन में से कोई 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो इनमें से, है ना। ये जो है ना, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से डी पे एक V1 वॉल्यूम हो जाएगा, फिर एक डी ये हो जाएगा V2, एक ये हो जाएगा V3, या इसको V3 ले लेना, इनमें से किसी को ले लेना, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे सभी रूट इक्वल हो गए, क्रिटिकल पॉइंट पे सभी रूट इक्वल हो गए, तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा, वॉन्डर वॉल इक्वेशन बिकम, वॉन्डर वॉल इक्वेशन बिकम Vm माइनस VC का क्यूब इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। Vm माइनस VC का क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही है जैसे तीनों रूट बराबर है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, x माइनस अल्फा का क्यूब इक्वल टू 0। तो ये मैंने वही किया है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको आप इसको होल क्यूब को ओपन कर दो,
ये हो जाएगा Vm का क्यूब माइनस Vc का क्यूब प्लस 3Vm स्क्वायर इंटू Vc मल्टीप्लाई किया तो माइनस का हो जाएगा ये, प्लस 3Vc स्क्वायर इंटू Vm इक्वल टू 0। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, Vm क्यूब माइनस 3Vc इंटू Vm स्क्वायर, 3Vc स्क्वायर इंटू Vm माइनस Vc इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दो और ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। क्या लगता है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही है ना? क्यों? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों एक ही है या नहीं है, बताओ। क्रिटिकल पॉइंट पे दोनों एक ही है, उसी को ही तो कर रहे हैं डिस्कस। दोनों को कंपेयर कर दें, दोनों को कंपेयर कर दिया जाए, कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए? तो कंपेयर कर दिया जाए, दोनों एक ही हैं तो कंपेयर कर दो। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देना। तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 3Vc इक्वल टू PV अपॉन RT, तो PB प्लस RT डिवाइडेड बाई P इक्वल टू होगा 3Vc। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फिर होगा A बाई P इक्वल टू 3Vc स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर होगा 4। AB/P इक्वल टू होगा Vc क्यूब, ये इक्वेशन नंबर होगा 5। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं वरना तो टाइप करो NPR, जस्ट टाइप NPR। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चेंज करूंगा, है ना, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक चेंज करूंगा यहाँ पे, है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे P को PC कर रहा हूँ, T को TC कर रहा हूँ, P को PC कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन, ये तो क्रिटिकल पॉइंट पे कहाँ लिखी हुई है? ये वाली इक्वेशन कहाँ पर है? ये वाली इक्वेशन, यहाँ ये वाली इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट पर है, लेकिन ये तो नहीं है ना। ये तो तब बनेगी क्रिटिकल पॉइंट पे जब P बिकम PC, T बिकम TC, तब ये क्रिटिकल पॉइंट पे बनेगी। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने क्या किया है, इसलिए मैंने जब कंपेयर किया है तो मैंने इसको यहाँ पे ये लिख दिए हैं, P को PC कर दिया, T को TC कर दिया, ऐसे कर दिया है। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, अब आप 4th अपॉन 5th कर लीजिए। तो 4th अपॉन 5th करेंगे तो A अपॉन PC और AB अपॉन PC करेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/B आएगा यहाँ पे, है ना। एक मिनट, अभी 1/B बाद में लिख देंगे। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3Vc स्क्वायर और Vc क्यूब, 3/VC हो जाएगा। तो ये 1/B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/VC हो जाएगी। तो VC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3B के बराबर हो जाएगी। ये पहला क्रिटिकल कांस्टेंट आ गया, VC क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, पुट VC इन इक्वेशन, पुट VC इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कर दो। तो A/PC क्या हो जाएगा, 3 इंटू VC स्क्वायर था तो 3B का होल स्क्वायर कर दो, तो 27B स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से PC आ जाएगा A/27B स्क्वायर। ये आपका सेकेंड क्रिटिकल कांस्टेंट आ गया। थर्ड क्रिटिकल कांस्टेंट लाने के लिए आपको इक्वेशन नंबर 3 का यूज करना पड़ेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या होगा, PC इंटू B प्लस RTC अपॉन PC इक्वल टू कितना था, 3VC।
पुट करो भाई वैल्यू, A/27B² इंटू बी, R इंटू TC, TC कैलकुलेट करना है, A/27B² इक्वल टू 3 × 3B। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे आएगा 8A/27RB, 8A/27RB। ये आपका TC आ जाएगा। इस तरीके से आपके तीनों फार्मूले ड्राइव हो गए। इनको याद रखना है, डेरिवेशन आपको याद हो ना हो, है ना, बस ये वॉन्डरवॉल वाली रूट वाली बातें ध्यान रखना, और इनकी वैल्यूज ध्यान रखना, PC VC TC की, इन पे क्वेश्चन आते हैं, आ जाएंगे, है ना। अब अब तुम्हें लग रहा होगा कि सब लोग IIT क्यों नहीं कर पाते, है ना, फील आ रहा होगा धीमे धीमे, है ना, सब लोग क्यों नहीं सिलेक्ट हो सकते हैं, उसका फील आना चालू हो गया होगा, अगले चैप्टर में और आएगा धीमे धीमे, है ना। ठीक है। नहीं, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आपको, तैयार कर रहा हूँ आपको, मानसिक रूप से तैयार कर रहा हूँ कि थोड़ा सा दिमाग की पावर बढ़ाओ, है ना, दिमाग की थोड़ा पावर बढ़ाओ भाई, है ना, कंपटीशन है, चीजें हैं अच्छी, अच्छे लेवल पे पढ़ना होती हैं चीजें। आप, है ना, ठीक है। अब ये जो TC है, अब ये जो TC है वो क्या होगा, ये TC जो है ना वो क्या लिखा है वो पढ़ो, 8A/27, ये जो A/RB लिखा हुआ है, अभी बताया था आज A/RB के बारे में, ये क्या है, A/RB, A/RB अभी बताया था आज क्लास में, क्या था, ये TB था, वेरी गुड, ये TB था। हम्म। तो TC और TB में रिलेशनशिप भी कभी आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे, और कभी आपसे ये भी कह सकते हैं कि TC/TB का वैल्यू कितना होता है, 8/27 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि TC और TB का रेशियो छोटा है 1 से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि TC छोटा है, TB बड़ा है। तो TC और TB, अभी तक आप केवल टेम्परेचर समझते थे, फिर आपको पता चला कि बॉयल टेम्परेचर होता है, अभी आपको पता चला कि क्रिटिकल टेम्परेचर भी होता है ना। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है बॉयल बॉयल टेम्परेचर से कैसा होता है, छोटा होता है। अगर आप किसी गैस को उसके बॉयल टेम्परेचर पे ले गए, अगर किसी गैस के उसके बॉयल टेम्परेचर पे ले गए, तो आप उसका क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे ही पार कर गए। क्या मेरी बात से आप एग्री करते हो? हम्म। अगर आप किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर आप बॉयल टेम्परेचर पे चले गए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर तो आप वैसे ही पार कर गए, तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे ही पार कर गए हो। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जब आप पार कर गए हो, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस कैसे होती है, कैसे बिहेव करती है, सॉरी, TB पे गैस कैसे बिहेव करती है, TB पे, हाँ, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। और आइडियल गैस कंडीशन में हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं क्या? आइडियल गैस कंडीशन में हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या माना हुआ, 0 माना हुआ है। अब आप एक बात और बता सकते हो कि यार वो क्या होता है, आप ऐसा बोल सकते हो किसी को कि वो जो जब गैस आइडियल बिहेव करती है ना, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर, याद है पहला लेक्चर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे गैस आइडियल बिहेव करती है। वो जो हाई टेम्परेचर वाली बात है वो TB के आसपास वाली बात है यार, वो TB के आसपास की बात है, समझे। तो जब गैस TB पे पहुंचती है और TC वैसे ही पार हो जाता है, तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर वैसे ही पार कर चुके हो। क्रिटिकल जो ये 2 फेज रीजन है ना, ये वाला, ये रीजन तो तुम वैसे ही पार कर चुके हो, ये जो आपका कर्व वाला रीजन है वो वैसे ही पार कर चुके हो। ऊपर चलेगा इस कर्व के, T4 T5 पे चलेगा वो, तो वहां तो लिक्विफाई होना इम्पॉसिबल है, लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, लिक्विफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, सारी बात समझ में, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है।
ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है बोलो? पी वी एम अपॉन आर टी होता है, सबको पता है, ये सबको पता है, ये पता है सबको, है ना? तो क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा? एट क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा? जेड का वैल्यू क्या लिखोगे? पी सी वी सी अपॉन आर टी सी, ये हो जाएगा। तो पी सी की वैल्यू क्या होगा? ए अपॉन 27 बी स्क्वायर, वी सी होगा 3b, आर को आर रहने दीजिए, 8/27 आर बी हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, जेड की वैल्यू 3/8 आ जाती है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू कैसी आ रही है? क्रिटिकल पॉइंट पे जेड की वैल्यू कैसी आ रही है? 3/8 आ रही है ना? इस बात का क्या मतलब हुआ कि जेड की वैल्यू 3/8 आ रही है? इस बात का क्या मतलब हुआ? ये किस गैस के लिए आ रही है? CO2 के लिए आ रही है, N2 के लिए आ रही है, CH4 के लिए आ रही है, या हाइड्रोजन के लिए आ रही है, हीलियम के लिए आ रही है? किसकी, ये कौन सी गैस के लिए आ रही है? Z = 3/8 ये कौन सी गैस के लिए आ रही है? नहीं, ये गैस से इंडिपेंडेंट आ रही है। ये मत सोचना Z <1 है, ना 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 ना। ये सभी गैसेस के, गैस के नेचर से ए और बी कैंसिल हो गए, नहीं हो गए, ये सभी गैसेस के लिए आ रही है, समझे? हरी बात, ये सभी गैसेस का ही ऐसा ही है ना? क्रिटिकल पॉइंट पे सभी गैसेस कैसे बिहेव करेंगी? क्रिटिकल पॉइंट पे सभी गैसेस कैसे बिहेव करेंगी? कैसे बिहेव करेंगी? सेम बिहेव करेंगी। तो जैसे हमारी लाइफ में भी होता है ना, कि जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, तो जब आदमी क्रिटिकल होता है, तो वह चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, सबका क्रिटिकल सिचुएशन कैसा होता है? सबका क्रिटिकल सिचुएशन कैसा होता है? सेम ही होता है। ये चैप्टर का नाम भी स्टेट ऑफ मैटर है ना, इस चैप्टर का नाम स्टेट ऑफ मैटर है ना। गैसेस स्टेट को स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। ये मैटर से काफी रिलेटेड है ना? ये जो चैप्टर है ना, इसका स्पिरिचुअलिटी से, मैटर से काफी रिलेशनशिप है ना? कभी पढ़ाएंगे, कभी इस पर भी बताएंगे आपको, है ना, इस चैप्टर का स्पिरिचुअलिटी से कितना गहरा रिलेशनशिप है ना? तो आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच का रिलेशनशिप भी पता चलेगा। हाँ, इट्स वेरी रिलेटेड विद द डेली लाइफ, डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, ओके, है ना? ओके, तो ये हुआ आपका रियल गैस का टॉपिक खत्म, है ना? और 4:30 हो गया, मेरे को 4:45 पे क्लास और शुरू करनी है, तो मैं तो थोड़ा गैप ब्रेक लूंगा, क्योंकि मैंने बिना सांस लिए पढ़ा है आज। ठीक है, ओके। होमवर्क में रियल गैस के क्वेश्चन करो, रियल गैस खत्म हो गया, है ना? ठीक है, हाँ, ये मैं ये PDF भेज रहा हूँ आपको, है ना? ये PDF भेज रहा हूँ, लेक्चर 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 भी अपलोड करूंगा आज शाम को बैठ के, है ना? ठीक है। अच्छा, आज अच्छा पढ़ाया, रोज अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ क्या? है? सवाल कहाँ से कराऊं यार, यही नहीं हो पा रहा, कैसे कराऊं यार सवाल? रोज अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मतलब, है? क्यों?